Assalamu alaikum, M19. Do you hear me? Class? Okay. $95 participants. भाई बाकी बच्चे किधर हैं? अच्छा बच्चों, आज का हमारा हमने ना इंटेग्युमेंट्री सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था। अगर आपको याद हो, इंटेग्युमेंट्री सिस्टम के पहला जो हमने पढ़ा था लेक्चर, उसके अंदर अगर आपको याद हो तो बेसिक हमारा ये था कि हमने स्टडी किया एपिडर्मिस क्या होता है और डर्मिस क्या होता है। ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर हमने 5 स्ट्रेटम पढ़े: स्ट्रेटम बज़ैल, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम lucidum and stratum cordium if it is the matter of thick skin, but if it is thin skin it will have the 4 strata. Stratum lucidum will be missing from it. उसके बाद हमने डर्मिस ऑफ द स्किन पढ़ा कि अगर तो थिक स्किन की डर्मिस है तो इट विल नॉट गोइंग टू हैव द हेयर फॉलिकल, हेयर, सेबेशियस ग्लैंड, इरेक्टर पाइलम मसल, है ना। और अगर ये थिन स्किन है तो इसमें ये सारा कुछ मौजूद होगा। फिर हमने पढ़ा कि डर्मिस की 2 लेयर्स होती हैं। जो ऊपर वाली लेयर होती है जो बिल्कुल एपिडर्मिस के नीचे होती है उसको हम लिखते हैं कि ये पेपिलरी लेयर है, क्योंकि वो पेपिला बनाती है। और जो नीचे वाली लेयर होती है जो थिक होती है उसको हमने नाम दिया था रेटिकुलर लेयर का। और रेटिकुलर लेयर जो होती है वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होती है। क्या ये बात हम कर चुके हुए हैं ना। और डर्मिस के नीचे आपकी हाइपोडर्मिस होती है जो कि सुपरफिशियल फेशिया होता है। ये था आपका पहला लेक्चर, उसका बॉटम लाइन मैंने आपको सुनाई है। जो आपका सेकंड लेक्चर था उसके अंदर हमने डर्मिस की सारी डिटेल पढ़ी थी। ठीक है, आज बेटा हम ना जो कुछ अपेंडेजेस ऑफ स्किन है जैसे कि हेयर है, इरेक्टर पाइली मसल है, ग्लैंड्स ऑफ स्किन है, आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये थोड़ी सी आउटलाइन आपको मैंने दी है ताकि अगर मैं कहूँ कि ये स्ट्रेटम बज़ैल से ग्रो कर रहा है तो आपको याद आ जाए कि स्ट्रेटम बज़ैल क्या चीज थी। क्या कुछ चीजें याद आ रही हैं आपको बच्चों? क्या आपको चीजें याद आ रही हैं? अच्छा ये बताइए कि आज इतनी रोल कॉल इतनी थिन क्यों है? व्हाई ओनली 106 स्टूडेंट्स? अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट विद द हेयर। हेयर को स्टडी करने के लिए ना आप ना सबसे पहले इसकी ना एक पिक्चर देखो। जो ये पिक्चर देखो, यहाँ से हम इसको स्टडी करेंगे। यहाँ से इसको स्टडी करने से आपको बहुत आसानी हो जाएगी और आपको इसका सारा स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले देखो कि अंदर जो होता है ना, या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हेयर है। कैन यू सी दिस पिक्चर क्लियरली स्टूडेंट्स? कैन यू सी दिस पिक्चर क्लियरली? ओके, इस पॉइंट से लेके, ठीक है बच्चों, अब आप देखो हेयर का स्ट्रक्चर बहुत आसान है अगर आप इसको इस पिक्चर से समझोगे। ये देखो, ये इस पॉइंट, मेरे कर्सर को फॉलो करो, ये क्यूटिकल ऑफ हेयर जो है ना, ये हेयर की आउटर मोस्ट लेयर है। ये क्यूटिकल ऑफ हेयर वही लेयर है जिसको लड़कियां स्ट्रेटनर कर करके अपने बालों की जला लेती हैं, फिर उनके बाल फिजी हो जाते हैं। वो अब स्ट्रेटनर यूज कर करके अपने बाल जब स्ट्रेट करती हैं तो ये क्यूटिकल ऑफ हेयर है जो जल जाती है। जब ये क्यूटिकल ऑफ हेयर जल जाती है तो पीछे उनका क्या रह जाता है, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो फिर उनका बाल जो है फिजी हो जाता है, उस पर स्प्रिंग की तरह हो जाता है। ठीक है, उसका वो एक जो खूबसूरत सा लस्टर होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब आपका दिमाग क्या कहता है कि हेयर की जो 3 लेयर्स हैं उनके क्या नाम होंगे? कौन बच्चा गैस कर सकता है इस पिक्चर से? कौन अच्छा बच्चा ये गैस करके बताएगा कि हेयर की कितनी लेयर्स हैं? क्लास, गुड क्लास, वेरी गुड। क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला इफ यू गो फ्रॉम आउटसाइड टू इनवर्ड, और अगर इनवर्ड से आउटवर्ड जाओ तो मेडुला, कॉर्टेक्स एंड क्यूटिकल होगा। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अब आपको ये पता लग गया कि हेयर जो है उसकी सिर्फ 3 लेयर्स होती हैं, और ये 3 लेयर्स क्या कहलाती हैं? वेरी गुड, गुड क्लास,
मोहम्मद अली, शाबाश। जैनब बीबी, अरूज, ये तो पहले भी पार्टिसिपेट करते थे। मोहम्मद अली का नाम मैंने जरा कम कम देखा था, लेकिन शाबाश, गुड बॉय। सारे बच्चे पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया करो, इससे चीजें याद रहती हैं। अब आपके पास अगर आप हेयर को बाहर से काउंट करो तो इसकी आउटर मोस्ट लेयर क्यूटिकल है, फिर आपके पास कॉर्टेक्स है और फिर आपके पास मेडुला है। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखो कि मेडुला जो है उसके अंदर क्यूबॉइडल शेप सेल है। कैन यू सी दिस क्यूबॉइडल शेप सेल्स? क्यूबॉइडल शेप सेल की रोज होती हैं। उसके बाद आप ये देखो कि इसके बाहर जो कॉर्टेक्स है ये केराटिनाइज सेल का बना हुआ होता है, इनमें केराटिन होती है। ठीक है। ये वो केराटिनाइज सेल होती है जिनके अंदर जहां पड़े हुए मेलानोसाइट अपना मेलानिन डालते रहते हैं, और ये वो वाले सेल होती हैं जो आपके बालों को कलर देती हैं। अगर ये वाले मेलानोसाइट डैमेज हो जाए and they stop giving the melanin to the keratinocytes, then your hair will lose its color. ठीक है। तो कलर कहाँ से आएगा? From these melanocytes, and these melanocytes they will give the melanin to these keratinocytes, and these keratinocytes are full of keratin and they are present in the cortex. ठीक है। उसके बाद क्यूटिकल की लेयर है, इसमें भी फ्लैट सेल होती हैं और वो केराटिन के भरे हुए होते हैं, लेकिन इनके अंदर मेलानिन पिगमेंट नहीं होता। ठीक है। तो आपके पास पहली बात क्या हुई? दी मेडुला। मेडुला इज कंपोज्ड ऑफ क्यूबॉइडल शेप सेल्स। फिर आपके पास हुई कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में फ्लैट स्क्वेमस शेप सेल होते हैं। दे आर फिल्ड विद द केराटिन एंड मेलानिन पिगमेंट एंड गिव द कलर टू द हेयर। तीसरी बात यह है कि आपके पास आउटर मोस्ट लेयर है, दैट इज द क्यूटिकल। क्यूटिकल इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ द फ्लैट सेल्स which are full of keratin but no pigment। ठीक है बच्चों, ये आपका हेयर का स्ट्रक्चर हो गया। अब आप देखो कि हेयर का वो हिस्सा जो स्किन से बाहर है, जरा देखो अपना हेयर जो स्किन से बाहर है उसको आप कहते हो शैफ्ट। जो स्किन से बाहर हेयर का पोर्शन होता है वो कहलाता है शैफ्ट, और जो पोर्शन स्किन के अंदर है वो आपको उस वक्त नजर आएगा जब अपना एक हेयर प्लग करो तो उसके ऊपर एक व्हाइट सी चीज आती है, दैट विल कॉल द रूट कवर्ड बाय हेयर फॉलिकल। ठीक है। अब ये यहाँ पर आपकी स्किन शुरू हो रही है, ये स्किन से बाहर निकला हुआ हिस्सा है, दैट वुड बी द शेफ्ट, और ये जो अंदर पोर्शन है दैट विल बी द रूट। ठीक है। अब ये रूट ऑफ द हेयर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अगर रूट डैमेज होगी तो हेयर डैमेज हो जाएगा। ठीक है। तो रूट ऑफ द हेयर की देखो न्यूट्रिशन कहाँ से आ रही है? इन ब्लड वेसल से, और ये ब्लड वेसल्स कहाँ पर पड़ी हुई हैं? पेपिला के अंदर। आपने मेरे साथ जब फॉलिकल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हेयर का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था ना कि इधर एक इंडेंटेशन होती है। ये जब इंडेंटेशन होगी तो यहाँ पे एक पेपिला बनाएगी, ये पेपिला डर्मल कनेक्टिव टिश्यू ऑक्यूपाई करेगा। It will contain the blood vessels. These blood vessels will serve as the source of nutrition for this hair. Do you get my point? अगर किसी की ये वाली ब्लड वेसल्स जो इसके इस हेयर पेपिला में पड़ी हुई हैं ये डैमेज हो जाए तो हेयर भी डैमेज हो जाएगा, हेयर भी ग्रो नहीं कर सकेगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या आपको इतनी बात समझ आ गई है क्लास? क्या इतनी बात समझ आ गई है जो पढ़ाया अभी? प्लीज रिस्पॉन्ड ऑन चैट। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो कि ये जो इसकी रूट है, शाबाश, गुड क्लास, ये जो इसकी रूट है, ये जो इसकी रूट है हेयर की, दिस इज द रूट ऑफ द हेयर। इसके बाहर अगर आप देखो तो आपको दो तरह की कवरिंग्स नजर आ रही हैं। ठीक है। दो तरह की कवरिंग्स नजर आ रही हैं। एक कवरिंग है जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है, और दूसरी कवरिंग है जो इस पॉइंट से लेके आउटर मोस्ट कवरिंग इस पॉइंट पर है। अभी सिर्फ इतना समझो। ठीक है। एक कवरिंग है हेयर के बाहर जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है, और जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है। इसका मतलब है हेयर की जो रूट है उसको दो तरह की शीट ने कवर किया हुआ है, दो तरह की कवरिंग्स उसके ऊपर चढ़ी हुई हैं। एक शीट वो है जो एपिडर्मिस से ड्राइव हुई है, इसलिए
उसका नाम हमने एपिडर्मल रूट शीथ रख दिया है, क्योंकि ये एपिडर्मिस से ड्राइव हुई है। एपिडर्मिस की स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या स्ट्रेटम बज़ैल से ड्राइव हुई है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया है एक्सटर्नल रूट शीथ या एपिथेलियल रूट शीथ। ठीक है, इसको हमने एपिथेलियल रूट शीथ का नाम दे दिया क्योंकि ये एपिथेलियम से ड्राइव हुई है। और इसके बाहर ये जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई रूट शीथ है, ये सारी ऑल राउंड है। ये कनेक्टिव टिश्यू की रूट शीथ ऑल राउंड है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू की रूट शीथ है, ये सराउंडिंग डर्मिस से ड्राइव हुई है। ठीक है, और इसको हम कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू रूट शीथ। अब आपको क्या समझ आई कि आपका जो हेयर है उसकी रूट वो है जो स्किन के अंदर है, शेफ्ट वो है जो स्किन से बाहर है। रूट की प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर दो तरह की कवरिंग्स हैं। एक जो एपिथेलियम से ड्राइव हुई है इसको एपिथेलियल रूट शीथ कहते हैं या एक्सटर्नल रूट शीथ कहती हैं, और एक उसके बाहर सराउंडिंग डर्मिस से ड्राइव हुई है उसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू रूट शीथ। ठीक है, अच्छा अब हेयर और इन दोनों शीथ के दरमियान क्या पड़ा हुआ है? कौन बच्चा बताएगा क्या चीज पड़ी हुई है बिटवीन द रूट ऑफ द हेयर एंड द टू शीथ्स ऑफ हेयर फॉलिकल? क्या चीज पड़ी हुई है? कोई बच्चा ढूंढ सकता है? ये क्या चीज है, इसका क्या नाम है? नहीं बेटा, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। मैंने आपसे पूछा है विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बिटवीन द रूट ऑफ द हेयर एंड द सराउंडिंग शीट्स ऑफ द हेयर फॉलिकल। इनके बीच में ये व्हाइट व्हाइट कलर की चीज क्या पड़ी हुई है, इसका क्या नाम है? ग्लासी मेम्ब्रेन। वेरी गुड, एक्सीलेंट वकार यूनस, एक्सीलेंट। Glassy membrane is the structure which separates the hair root from its surrounding sheaths. ये MCQ आता होता है, ये फेवरेट MCQ है, ये आपने याद रखना है। Glassy membrane separates the root of the hair from the hair follicle root sheaths. ठीक है, क्या ये बात समझ में आई है? What is a glassy membrane? निदा, क्या आपको समझ आई है व्हाट इज अ ग्लासी मेम्ब्रेन? ठीक है, ग्लासी मेम्ब्रेन इज द स्ट्रक्चर व्हिच सेपरेट द रूट ऑफ द हेयर फ्रॉम द सराउंडिंग शीट्स ऑफ द हेयर फॉलिकल। अब आपको मैं एक क्वेश्चन नोट करती हूँ। कौन बच्चा मुझे बताएगा कि हेयर फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ? हेयर फॉलिकल किसका बना हुआ है? हेयर फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स। क्या नाम है उनके? हेयर फॉलिकल किन दो चीजों का बना हुआ है? क्लास, आर यू स्लीपिंग और आर यू टाइपिंग? 127 पार्टिसिपेंट्स नामंजूर। वेरी गुड, हम ना वेरी गुड, एग्जैक्ट आंसर। ये लाइबा आपने स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम लिखा, उसकी स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम से ड्राइव होती है, लेकिन आपको लिखना एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू रूट शीथ लिखना चाहिए। ठीक है बेटा, लाइबा आपका आंसर तकरीबन ठीक है, लेकिन आपको स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम नहीं लिखना चाहिए क्योंकि स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम से तो स्वेट ग्लैंड भी ड्राइव हो रहा है ना? स्वेट ग्लैंड भी तो ड्राइव किया था ना उससे। तो आपको लिखना चाहिए एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू रूट शीथ। बिल्कुल सही, शाबाश, सारे बच्चे ठीक आंसर लिख रहे हैं। लाइबा आपका भी ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन आप अपना आंसर एग्जैक्ट कर लो कि हेयर फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ टू रूट शीथ्स, inner one is called the epithelial root sheath and outer one is called the connective tissue root sheath. अब आपको मैं इसकी ना एक दो और, अब हम इस स्लाइड को फाइनल करते हैं। Hair consists of three components. The innermost is medulla, then it has the covering of cortex, and outermost covering is called the cuticle of the hair. ठीक है, hair root is separated from the hair follicle by the glassy membrane, and hair follicle consists of two sheaths. One is called the epithelial root sheath, which is inner, and outermost is called the connective tissue root sheath, which is derived from the surrounding dermis. ठीक है जी। अच्छा, अब हम ना इसके ना जैसे यहाँ पर हेयर बल्ब एक नाम लिखा हुआ है, इस तरह ना इसकी कुछ डिवीजन हुई है, वो हम अब पिछली स्लाइड पे जाके देखते हैं।
इसमें हमें अब जो चीजें याद रखनी है, रॉकेट साइन है, वो हमें याद रखना है। हेयर शेफ्ट क्या होता है, हेयर रूट क्या होता है, हेयर बल्ब क्या होता है, हेयर फॉलिकल क्या होता है, और हेयर पेपिला क्या होता है। ठीक है, ये 5 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या है। अच्छा जी, हेयर का वो पोर्शन जो स्किन से बाहर है वो कहलाएगा हेयर शेफ्ट। हेयर का वो पोर्शन जो स्किन से बाहर है वो कहलाएगा हेयर शेफ्ट। The portion of the hair which is present inside the skin, it will call the root। ठीक है, अब बल्ब क्या है, हेयर का लोअर मोस्ट पार्ट डिस्टेंड होता है टू फॉर्म द बल्ब, ये हेयर बल्ब है, ये देखो दिस इज द हेयर बल्ब। द लोअर पोर्शन ऑफ द हेयर इट विल एक्सपैंड टू फॉर्म द बल्ब। ठीक है बेटा, याद रखोगे, द लोअर पोर्शन ऑफ द हेयर it will expand to form the bulb, this will call the hair bulb। ठीक है, अब उसके बाद देखो इस बल्ब की इनवेजिनेशन हुई है, इस इनवेजिनेशन को इंडेंटेशन कहते हैं। तो आप ये लिखोगे द बेस ऑफ दिस एक्सपेंडेड पोर्शन इट विल इनवेजिनेट, it will form the indentation and this will occupy the connective tissue of the dermis। तो ये कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द डर्मिस है, यहाँ पर ये जगह ऑक्यूपाई कर लेगा और ये बना देगा हेयर पेपिला। क्योंकि ये डर्मिस का बना हुआ है तो आप इसको डर्मल पेपिला भी कह सकते हो, लेकिन मोस्ट कॉमनली इसको हेयर पेपिला ही कहा जाता है क्योंकि ये हेयर के बेस पर बना हुआ होता है। ठीक है बच्चों, क्या आपको इन 5 चीजों का मतलब समझ आ गया है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज हेयर शेफ्ट, व्हाट इज हेयर रूट, तो आपको ये पता लग गया कि हेयर shaft is the portion of the hair which is present outside the skin. Number 2, hair root, the portion of the hair which is present inside the skin. Hair bulb, the lower expanded part of the hair which is called the hair bulb. Hair papilla, the indentation or invagination at the base of the bulb is occupied by the connective tissue of the dermis. It will form the dermal papilla or the hair papilla. It will have the blood vessels for the growth of the hair। अगर ये dermal papilla डैमेज हो जाए, इसकी blood vessels डैमेज हो जाए तो हेयर खुद ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, और हेयर फॉलिकल क्या है, the surrounding coverings, the coverings on the root of the hair, inner covering and outer covering। inner is called the epithelial and outer is called the connective tissue root sheath। क्या अब आपको कोई बंदा हेयर रूट पूछे आप जवाब दे सकते हो? हेयर बल्ब का आपको पता लग गया है। इन 5 पॉइंट्स में अगर कोई इशू है तो बात करो। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इसमें ना 1-2 चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हेयर को डिफाइन करो, तो आपने कहना है कि हेयर आर इलास्टिक केराटिनाइज्ड थ्रेड्स formed by the invagination of epidermis। ठीक है, हेयर पेपिला बता दें। अच्छा बेटा ये देखो, ये आपका हेयर है, हेयर की रूट है। ठीक है, हेयर की रूट का लोअर पार्ट एक्सपेंड होता है टू फॉर्म द हेयर बल्ब। द बेस ऑफ दिस बल्ब विल शो द इनवेजिनेशन। यहां से देखो ये इनवेजिनेशन बन गई है, एक इंडेंटेशन बन गई है, एक डेंट बन गया इसके अंदर। ठीक है, इस डेंट को कौन ऑक्यूपाई करेगा, द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द डर्मिस। इसको कहेंगे हेयर पेपिला और द डर्मल पेपिला। इट विल हैव द ब्लड वेसल्स फॉर द हेयर। ठीक है बच्चे, अच्छा जी, और उसके बाद ये बच्चा क्या लिख रहा है हमारे पास, कॉर्टेक्स और मेडुला प्रेजेंट आउटसाइड द स्किन। तो बेटा ये जो हेयर का टोटल स्ट्रक्चर है, चाहे ये आपके पास रूट है चाहे ये आपके पास शेफ्ट है, ये देखो दोनों के यही स्ट्रक्चर होगा, हेयर का टोटल स्ट्रक्चर यही होगा, चाहे ये स्किन से बाहर हो चाहे ये आपकी रूट हो। हेयर के अंदर यही 3 लेयर्स ही होंगी, इनर मोस्ट इज मेडुला, देन यू हैव द कॉर्टेक्स, देन यू हैव द क्यूटिकल। ये स्किन से बाहर भी यही 3 चीजें हैं, स्किन के अंदर जो रूट बनती है उसकी भी यही 3 चीजें हैं। ठीक है, अब आगे चले तो आप लोगों ने इस पर बड़ा टाइम ले लिया बच्चों मेरा, आगे चलते हैं। हेयर की ग्रोथ रेट क्या है, 2 मिलीमीटर पर वीक। ठीक है, और बस इसमें बाकी सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी,
अब आगे आपके पास आ गया है हाँ, ये एक चीज है जो आपने मेरे से सीखनी है कि हेयर फॉलिकल के 3 पार्ट्स बन जाते हैं। हेयर फॉलिकल के 3 पार्ट्स हमने डिवाइड किए हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द इरेक्टेड पाइली मसल एंड सेबेशियस ग्लैंड। और जरा ये तीनों पिक्चर में देखते हैं, ज्यादा आसान समझ आएगी। आपने देखा था ना, हेयर फॉलिकल से बडिंग होती है तो आपके पास सेबेशियस ग्लैंड बनता है, बडिंग होती है तो आपके पास एपोक्राइन ग्लैंड बनता है ना, और इरेक्टेड पाइली मसल आपके पास बनता है इस लेयर से। तो आपके पास बेटा क्या है कि आपने अभी इस पिक्चर में क्या देखना है, इस पिक्चर में आपने ये देखना है कि ये आपका हेयर फॉलिकल है, ठीक है, ये आपका हेयर फॉलिकल है, ये आप पर्पल शेड का आपका हेयर है, ये देखो पर्पल कलर का क्या है आपका हेयर है। पर्पल हेयर के बाहर, पर्पल हेयर देखो नीचे एक्सपैंड होके हेयर बल्ब बना रहा है, हेयर बल्ब नीचे से इन्वेजिनेट हुआ है और इसने यहाँ पर हेयर पेपिला या डर्मल पेपिला बना लिया है। हेयर कंप्लीट हो गया और ये काले काले रंग की जो चीजें ये मेलानोसाइट्स हैं जो मेलानिन पिगमेंट इसमें ऐड कर रही हैं। हेयर क्लियर हो गया। हेयर के बाहर 2 शीट्स हैं, एक है एपिथेलियल रूट शीट, दूसरी है कनेक्टिव टिश्यू रूट शीट, ठीक है। अब इस कनेक्टिव टिश्यू रूट शीट के ऊपर देखो एक इरेक्टेड पाइली मसल अटैच हुआ है, ठीक है, और एक आपके पास सेबेशियस ग्लैंड की डक्ट है, ठीक है। उन्होंने हेयर फॉलिकल को 3 हिस्सों में कैसे डिवाइड किया है कि हेयर फॉलिकल का वो पोर्शन जो स्किन से लेके सेबेशियस ग्लैंड की डक्ट की ओपनिंग तक है, दूसरा पोर्शन सेबेशियस ग्लैंड की डक्ट की ओपनिंग से लेकर इरेक्टेड पाइली मसल की अटैचमेंट तक है, और तीसरा पोर्शन वो है जो इरेक्टेड पाइली मसल के नीचे है। हो गए ना 3 पोर्शन। 2 चीजें हेयर फॉलिकल पर हैं, उन्होंने हेयर फॉलिकल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आप एक लाइन बनाओ, उसके ऊपर 2 लाइनें इंटरसेक्ट करो तो 3 हिस्सों में डिवाइड नहीं हो जाएगी क्लास? क्या ये समझ आई है? ये आपका सारा हेयर फॉलिकल है। हेयर फॉलिकल 3 हिस्सों में कैसे डिवाइड हुआ? पहला हिस्सा ये आपकी स्किन है, ये आपकी स्किन है, ये आपकी एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस से लेके स्वेट ग्लैंड की ओपनिंग तक आपका एक पोर्शन है, ठीक है। दूसरा पोर्शन आपका सेबेशियस ग्लैंड की और डक्ट की ओपनिंग से लेके स्किन तक आपका एक पोर्शन है। सेबेशियस ग्लैंड की ओपनिंग से लेकर इरेक्टर पाइली मसल तक आपका सेकंड पोर्शन है, और इंफीरियर सेगमेंट आपका वो है जो इरेक्टर पाइली मसल के नीचे है। बस ये तीनों अब हम पढ़ लेते हैं। Infundibulum forms a part of pilosebaceous canal, extend from the surface opening to the duct of the sebaceous gland. ये देखो इसको हम, ये अब देखो, ये आपके पास इनफेंडिबुलम है, ये आपके पास एपोक्राइन ग्लैंड पड़ा हुआ है। आपको ये पता है एपोक्राइन ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड अपनी सिक्रीशन हेयर फॉलिकल के साथ डालते हैं और हेयर के साथ ये दोनों चीजें बाहर निकलती हैं, ये तो पता है ना। ये एक्राइन स्वेट ग्लैंड है, ये अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली सरफेस ऑफ द स्किन पे डालता है, लेकिन ये जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है ये अपनी सिक्रीशन कहाँ पे डालता है? हेयर फॉलिकल के अंदर डालता है ना। सेबेशियस ग्लैंड भी अपनी सिक्रीशन हेयर फॉलिकल के अंदर डालता है। हमने सिर्फ पढ़ा था सेबेशियस ग्लैंड की डक्ट जहाँ पे खुलेगी उसके बिल्कुल ऊपर एपोक्राइन ग्लैंड अपनी डक्ट खोलेगा और एपोक्राइन वहां पे मौजूद होगा। तो सेबेशियस ग्लैंड तक ये जो रास्ता बनता है, इस रास्ते से सीबम भी गुजर रहा है और एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशन भी गुजर रही है, इसलिए ये केनाल सी बन जाती है। इस केनाल को कहते हैं पाइलोसेबेशियस केनाल। क्या कहती हैं? पाइलोसेबेशियस केनाल, ठीक है। और ये आपका क्या पोर्शन कहलाता है? ये आपका कहलाता है इनफेंडिबुलम, ठीक है। तो इनफेंडिबुलम कहाँ से कहाँ तक है? इनफेंडिबुलम आपके पास सरफेस ऑफ द स्किन से लेके ओपनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड तक है, और ये इसके अंदर एक केनाल बनाएगा जिस केनाल से सेबेशियस ग्लैंड और एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशन सरफेस ऑफ द स्किन तक आएंगे। उसके भी इनफेंडिबुलम है। फिर आपके पास इस्थमस है, दैट इज द नैरो पार्ट। इस्थमस आपके पास मौजूद होगा सेबेशियस ग्लैंड की डक्ट की ओपनिंग से लेकर इरेक्टर पाइली मसल तक, और फिर आपके पास इंफीरियर सेगमेंट है विच इज प्रेजेंट बिलो द अटैचमेंट ऑफ द इरेक्टर पाइली मसल। यहाँ पर इरेक्टर पाइली मसल की अटैचमेंट भी पढ़ो, ये आती है लिखने के लिए। इरेक्टर पाइली मसल एक तरफ डर्मल पेपिला ऑफ द स्किन के साथ अटैच होता है और दूसरी तरफ ये कनेक्टिव टिश्यू रूट शीथ ऑफ द हेयर फॉलिकल के साथ अटैच हो रहा है। सारे बच्चे जरा देख लो, कनेक्टिव टिश्यू रूट शीथ ऑफ द हेयर फॉलिकल और दूसरी तरफ ये डर्मल पेपिला ऑफ द स्किन के साथ अटैच हो रहा है। चलो जी आगे चलते हैं।
अब इस स्लाइड के अंदर आपने सिर्फ एक चीज पढ़नी है क्लास, सिर्फ एक चीज, हक्सले क्या है और हेनले क्या है। ठीक है, हक्सले क्या है और हेनले क्या है। आपके पास एपिथेलियल रूट शीट थी हेयर फॉलिकल के बाहर, और उसके बाहर कनेक्टिव टिश्यू रूट शीट थी। ये हक्सले और हेनले क्या किया उन्होंने, उन्होंने ये किया है कि जो आपकी एपिथेलियल रूट शीट है उसको फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड कर दी है। तो जो सबसे इनर लेयर है उसका नाम क्यूटिकल है, इसकी अपनी क्यूटिकल है, हेयर की अपनी क्यूटिकल है। आपने दो क्यूटिकल को मिक्स नहीं करना। एपिथेलियल रूट शीट की अपनी इनर मोस्ट लेयर क्यूटिकल है और हेयर की अपनी आउटर मोस्ट लेयर क्यूटिकल है। उसके बाद एपिथेलियल रूट शीट की जो सेकंड लेयर है वो पॉलीगोनल सेल की बनी हुई है और उसका नाम है हक्सलेस, और जो आउटर मोस्ट लेयर है एपिथेलियल रूट शीट की उसका नाम है हेनलेस। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखो, आपके पास ये एपिथेलियल रूट शीट है। ठीक है, इसके अंदर ये जो सिंगल लेयर सेल है ये है क्यूटिकल ऑफ द एपिथेलियल रूट शीट। दिस इज द क्यूटिकल। दो क्यूटिकल है, एक क्यूटिकल ऑफ द हेयर है, एक क्यूटिकल ऑफ द एपिथेलियल रूट शीट है। ठीक है, कोई मसला तो नहीं हुआ इसमें। सेकंड ये वाले देखो पॉलीगोनल सेल, पॉलीगोनल सेल हैं और उनके बाहर ये कलमनर सेल हैं। पहले मुझे बताओ क्या ये कलमनर सेल आपको नजर आ रहे हैं? कैन यू सी दिस outermost columnar cells? क्लास जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। यस, दीज कलमनर सेल्स ये एक लेयर बनाएंगे, ये पॉलीगोनल सेल इसकी दूसरी लेयर बनाएंगे, और ये इसकी क्यूटिकल है जो इसकी तीसरी लेयर बनाएगी। अब वापस इस स्लाइड पे चलो, हक्सले और हेनले हम याद कर लें। हमें ये पता चला कि एपिथेलियल रूट शीट हमारे पास 3 हिस्सों में डिवाइड कर दी गई है। इनर मोस्ट इज क्यूटिकल, फिर है हेक्सले और फिर है हेनले। हेक्सले क्या है? पॉलीगोनल सेल। हेनले क्या है? कलमनर सेल। ये सिर्फ हेक्सले और हेनले की वजह से बाज़ एक्सटर्नल पूछ लेता है, अदरवाइज इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप याद रखो। ठीक है बच्चों, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। एपिथेलियल रूट शीट की 3 लेयर्स हैं, इनर मोस्ट क्यूटिकल, देन हक्सलेस जो पॉलीगोनल सेल की आपने देखी, देन हेनलेस सिंगल लेयर ऑफ द कोलमनर सेल्स। ठीक है जी, अब हम चलेंगे आगे। लॉस ऑफ हेयर इज टू प्रोड्यूस दी बाल्डनेस और एलोपेशिया। अगर पूरे सर पे हो रही है तो बाल्डनेस कहलाएगी, इसे गंजापन कहते हैं। एलोपेशिया होगा तो इसमें एक पोर्शन होता है जो कि आप, एलोपेशिया होता है कि आपकी ना पूरी बॉडी के ऊपर जो हेयर है वो लॉस हो जाती है, दैट विल कॉल दी एलोपेशिया। अच्छा जी, ये आपके पास एरेक्टर पाइली मसल। एरेक्टर पाइली मसल आपके पास स्मूथ मसल है, पहली बात आपने ये याद रखनी है। देखो ये रेक्टिफाइली मसल दोबारा यहाँ पर देख लो, ये बहुत शौक से एक्सटर्नल पूछता है। एक तो ये स्मूथ मसल है, स्केलेटल नहीं है। दूसरी बात, ये एक तरफ तो अटैच होगा डर्मल पेपिला ऑफ स्किन के साथ, दूसरी तरफ अटैच होगा कनेक्टिव टिश्यू शीथ ऑफ द हेयर फॉलिकल। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हेयर इरेक्ट होगा। अच्छा जी, ऑब्लिक है, ये देखो क्या ये ऑब्लिक है? क्या ये ऑब्लिक है क्लास? कैन यू सी ऑब्लिक? ऑब्लिक है। अच्छा, दूसरी बात स्मूथ मसल है। तीसरी बात ये है कि वन एंड अटैच टू द पेपिलरी लेयर ऑफ द डर्मिस, वो आपको दिखा दी, और दूसरा एंड अटैच हो रहा है कनेक्टिव टिश्यू रूट शीथ ऑफ द हेयर फॉलिकल एट अबाउट मिडल ऑफ द फॉलिकल। ये भी बात याद रखने वाली है, मिडल ऑफ द फॉलिकल में अटैच होगा। नर्व सप्लाई क्या होगी? सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। और फंक्शन क्या है? इरेक्शन ऑफ द हेयर एंड एलिवेशन ऑफ द स्किन अराउंड द हेयर शेफ्ट, जिसे गूज बम्प्स कहा जाता है। हेयर इरेक्ट होगा और हेयर के गिर्द एलिवेशन ऑफ द स्किन हो जाएगा, उसको गूज बम्प्स कहते हैं। नर्व सप्लाई क्या है? सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। दोबारा देखो, ऑब्लिक है, एक तरफ डर्मल पेपिला को अटैच है, दूसरी तरफ कनेक्टिव टिश्यू रूट शीथ को अटैच है, मिडल ऑफ द हेयर फॉलिकल पे अटैच है, ऑब्लिक है, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है, और इसका काम है हेयर को इरेक्ट करना और साथ उसके गिर्द की स्किन को एलिवेट कर देना। चलो बच्चों आगे चलते हैं। नेल्स, नेल्स जो है वो हार्ड ट्रांसल्यूसेंट, हार्ड ट्रांसल्यूसेंट हॉर्नी प्लेट्स हैं। हार्ड भी हैं, ट्रांसल्यूसेंट्स भी हैं और हॉर्नी प्लेट्स हैं। हॉर्नी जो चीज आ जाती है इसका मतलब है ये सिर्फ केराटिन 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 से भरी हुई है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि हेयर का एक फ्री एज होता है और एक इसकी रूट होती है, और एक नेल बेड होता है जिसके ऊपर आपका नेल पड़ा हुआ होता है। नेल आप देखो तो एक बेड के ऊपर है,
और वो बेड किसका बना हुआ है, स्ट्रेटम बज़ाल और स्पाइनोसम का। और एक आपकी नेल मैट्रिक्स होती है, दैट इज द प्रॉक्सिमल थिक पार्ट ऑफ द नेल बेड। प्रॉक्सिमल थिक, अच्छा जो चीज आपकी बॉडी की तरफ होगी वो प्रॉक्सिमल होगी ना, जो बॉडी से दूर होगी वो डिस्टल होगी। तो आपका अब आपको क्या पता चला इस तस्वीर से, इस स्लाइड से तीन चीजें सीख लो। नेल क्या है, ट्रांसल्यूसेंट हॉर्नी प्लेट है। जो आपका नेल ग्रो करता है और आपकी स्किन से आगे निकल जाता है उसको कहते हैं फ्री एज। जो आपका हेयर का पोर्शन आपकी स्किन के नीचे आया हुआ है उसको कहते हैं रूट। ठीक है, आपका ये नेल एक बेड के ऊपर है, वो बेड है दो चीजों का बना हुआ, स्ट्रेटम बज़ाल एंड स्पाइनोसम, बाकी स्ट्रेटम इसमें से मिसिंग है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि नेल मैट्रिक्स इज द जर्मिनेटिवम जोन। अब जो आपका नेल बेड का प्रॉक्सिमल पार्ट है दैट इज द जर्मिनेटिवम जोन। अब ये प्रॉक्सिमल पार्ट आपके नेल के रूट की तरफ होगा या फ्री एंड की तरफ होगा, कौन बच्चा जवाब देगा। आपकी नेल मैट्रिक्स नेल के फ्री एज की तरफ होगी या रूट की तरफ होगी, रूट की तरफ होगी। वेरी गुड, गुड क्लास। अब आप ये देखो, आपका ये फ्री एज है, ये आपका जो स्किन के नीचे है वो रूट है, वो रूट है। नेल जिस चीज के ऊपर पड़ा हुआ है वो नेल बेड है, वो दो लेयर से बन रहा था, स्ट्रेटम बज़ाल एंड स्पाइनोसम। ठीक है, और इस जो इस नेल के नीचे नेल बेड है उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट इधर पड़ा होगा दैट विल कॉल द नेल मैट्रिक्स। ठीक है, ये नेल की बॉडी है, ये नेल का ग्रूव है, ये नेल की फोल्ड है। और ये जो व्हाइट कलर की चीज चांद की तरह नजर आती है ना, एक तो हर बच्चा अपनी अम्मी का चांद होता है, एक आपके नेल के अंदर आपके अपने अपने चांद हैं, इनको कहते हैं लेन्यूला। और ये जो क्यूटिकल पेडिक्योर मैनिक्योर में उतारी जाती है, क्यूटिकल रिमूव करवाते हो ना, ये जब मैनिक्योर या पेडिक्योर करवाते हो तो इसको कहते हैं एपोनकियम। ठीक है, एपोनाइकियम, इसको कहते हैं एपोनाइकियम। उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप देखो कि ये आपका नेल है, नेल के नीचे आपका ये नेल बेड है। नेल बेड का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है दैट इज कॉल्ड दी नेल मैट्रिक्स। और ये आपका जो नेल ऊपर आपको नजर आ रहा है हार्ड प्लेट, ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है जो कि नेल रूट कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्या आपको इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। अब हम आगे चलेंगे, नेल हो गया। इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना वो ये पूछा जाता है कि क्यूटिकल का क्या नाम है, एपोनाइकियम। और ये जो व्हाइट चीज है इसका क्या नाम है, इसको लेन्यूला कहते हैं। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और फिर ये पूछा जाता है कि नेल मैट्रिक्स किधर है, तो आप कहोगे कि प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द नेल बेड इज कॉल्ड द नेल मैट्रिक्स एंड दिस इज द जर्मिनेटिवम जोन। अगर नेल मैट्रिक्स डैमेज होगी तो नेल ग्रो नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, और फिर ये पूछ सकते हैं कि नेल बेड किन दो लेयर्स का बना हुआ है, किन दो लेयर्स का बना हुआ है, स्ट्रेटम बज़ाल एंड स्पाइनोसम। आगे चलेंगे, सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड, आपने जब ग्लैंड्स का चैप्टर पढ़ा था मेरे साथ तो आपको ये पता चला कि ये सिंपल ब्रांच्ड एल्वुलर ग्लैंड ऑफ होलोक्राइन वैरायटी है। अब ये लाइन कहीं पे लिख के दिल में रख लो, इसमें से एक एमसीक्यू आता ही आता है क्योंकि ये बड़ा फेवरेट है, पता नहीं क्यों। तो इसका मतलब है सेबेशियस ग्लैंड सिंपल है। व्हाई सिंपल, बिकॉज डक्ट इज नॉट ब्रांचिंग। ठीक है, और इसका स्क्रीटरी पोर्शन सैक लाइक है इसलिए ये एल्व्यूलर है, और वो सैक डिवाइड हो रहा है, ब्रांच हो रहा है, इसलिए हमने इसका नाम रखा सिंपल ब्रांच्ड एल्व्यूलर ग्लैंड। अब हम इसको होलोक्राइन क्यों कह रही हैं, हम इसको होलोक्राइन इसलिए कह रही हैं कि इसका मोड ऑफ सिक्रीशन क्या है कि जब ये अपनी सिक्रीशन रिलीज करेगा ये अपना सारा का सारा सेल तोड़ेगा और अपनी सिक्रीशन रिलीज करेगा। तो आप इसको यूं डिफाइन करोगे, the sebaceous gland is simple branched alveolar gland because its duct is not branching, but its secretory portion which is sac-like is branching, and we will call it as the of holocrine variety because when it releases its secretions, whole of the cell will disintegrate and release its secretions. ठीक है, sebaceous gland आपको पता है डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस में तो नहीं ना होता, डर्मिस में प्रेजेंट होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप जरूर याद रखना। अब नेक्स्ट बात क्या है कि सेबेशियस ग्लैंड को जो सेल लाइन करते हैं, जो इसकी आउटर बाउंड्री बना रहे होते हैं वो क्यूबॉइडल होते हैं, और बाकी का सारा जो ग्लैंड है वो पॉलीहीड्रल सेल से फिल होता है। अभी आपको इसकी पिक्चर दिखाएंगे, ये देखो
ये जो सेबेशियस ग्लैंड के आउटर मोस्ट सेल है, दीज आर द क्यूबॉइडल। ये वो सेल है जो जर्मिनेटिव सेल्स हैं, ये वो सेल्स हैं जो कॉन्स्टेंटली माइटोटिकली डिवाइड हो रहे हैं and they keep on making the new cells. Now these cuboidal cells, when they move towards the center, they keep on changing their shapes into the polygonal. Now in the center, the central cell, they will disintegrate. When they will disintegrate, they will release their secretions into the ducts, and from these ducts, these secretion will travel through the pilosebaceous canal and come to the surface. ठीक है बच्चों, ये सारी बात थी जो आपको समझानी थी। अब आपको द सेल्स एक्यूमुलेट मोर एंड मोर फैट, यानी कि सीबम, सीबम जो इसकी सिक्रीशन है वो लिपिड की बनी हुई है, इसलिए इसको फैट भी कह दिया हुआ है। ये जो आपके पास सेबेशियस ग्लैंड है, इसके सेल्स एक्यूमुलेट करेंगे मोर एंड मोर फैट टुवर्ड्स द सेंटर, और ये जो सेल्स है ना सेबेशियस ग्लैंड के, इनको सीबोसाइट्स कहते हैं। ये नया नाम आया, पुरानी किताबों में नहीं है। Sebaceous are the cells of the sebaceous gland. They accumulate the sebum in them, which is lipid-rich secretion. ठीक है, जब ये सेल ब्रेक होंगे, they will release the sebum. Sebum is the oily material, और जो sebaceous gland की duct है, उसकी lining epithelium क्या है? It is lined by the stratified squamous epithelium. And secretions of the sebaceous gland, they are under the control of androgen hormones. That's why these sebaceous glands start functioning with the onset of puberty. अब इस स्लाइड में बहुत सारी चीजें हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, बताओ व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ सेबेशियस ग्लैंड। जल्दी से बताना है, व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ सेबेशियस ग्लैंड। बच्चों जल्दी से बताओ, What is the morphology of sebaceous gland? Very good. दूसरा बताओ कि what a very good class, शाबाश। अगला क्वेश्चन सुनो, what is the mode of secretion of sebaceous gland? Very good, hologram. Where sebaceous gland is present? Where sebaceous gland is present? Very good, dermis, excellent. What is the name of the cells of sebaceous gland? What is the sebaceous? Very good. What is the secretion name produced by the sebaceous gland? Sebum. Very good. अब आपको ये कि where stem cells of the sebaceous glands are present? Which cells are called the stem cells of the sebaceous gland? Which cells are called the stem cells of the sebaceous gland? Class? नो पॉलीहीड्रल नहीं, पॉलीहीड्रल सेल नहीं है। पॉलीहीड्रल तो वो बनते हैं जब उनमें सीबम जमा होते हैं सायरा। ये वाले क्यूबॉइडल सेल्स, द क्यूबॉइडल सेल्स which lines the sebaceous gland, cuboidal cells which lines the sebaceous gland, they act as the stem cells, and they keep on dividing mitotically. They keep on changing their shape when they're moving towards the center of the gland. When they move towards the center of the gland, then they become the polyhedral and become filled with the sebum. And when the centermost cell it enlarges, it will break and release its secretions. ठीक है बच्चों, तो आपने हमेशा याद रखना है, आपसे ये पूछा जाता है कि भाई इसके स्टेम सेल्स कौन से, आपने कहना है द क्यूबॉइडल सेल्स व्हिच लाइंस द सेबेशियस ग्लैंड। अच्छा बच्चों ये देखो, द क्यूबॉइडल सेल्स व्हिच लाइंस द सेबेशियस ग्लैंड, ये आउटर मोस्ट होते हैं। जैसे ये माइटोटिकली डिवाइड होंगे, ये सेल इनवर्ड मूव करेंगे, टुवर्ड्स द सेंटर मूव करेंगे, अपनी शेप चेंज करेंगे, पॉलीगोनल बन जाएंगे और सीबम से भर जाएंगे। अच्छा जी, और एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, व्हिच एपिथेलियम लाइंस द डक्ट ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड? Which epithelium lines the duct of sebaceous gland? Stratified squamous. Very good, very good. अच्छा जी, अब आपके पास क्या है कि आपके पास sebaceous gland की duct कहाँ पे खुल रही है? Open into the upper portion of the hair follicle. ये आपने देखा है, it is opening into the upper portion of the hair follicle. दूसरी चीज देखो, function of the sebum क्या है?
what are the function of the sebum? It soften the skin, kill the bacteria, soften hair, regulated by the sex hormone. So sebaceous gland they begin to function at puberty. और puberty पे जब ये काम करना शुरू करते हैं तो जब एकदम ज्यादा से सेक्स हार्मोन्स रिलीज होती हैं तो ये सेबेशियस ग्लैंड जब बहुत ज्यादा सिक्रीशन बनानी शुरू कर देते हैं तो इनकी जो सिक्रीशन सीबम है वो इनकी डक्ट को क्लॉग कर देती हैं। इनकी डक्ट को इतनी ज्यादा सिक्रीशंस बनती हैं कि डक्ट जो है वो सिक्रीशन से फिल होके उसको ब्लॉक कर देती है। जब डक्ट ब्लॉक होती है तो फिर सेबेशियस ग्लैंड में इन्फेक्शन होता है। जब उसमें इन्फेक्शन होता है तो फिर उस बच्चे को एक्नी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए फिर उस बच्चे से कहा जाता है कि बेटा साफी पिए, खून साफ करें और आप ठंडी चीजें खाएं और अपना मिजाज भी ठंडा रखें। ठीक है, अच्छा जी, अब कौन बच्चा इस सवाल का जवाब देगा? Why is acne appear only after puberty? एक्नी उससे पहले क्यों नहीं होती? Why acne onset is associated with the onset of puberty? Very good, because it is under the control of androgen hormones and these hormones released with the onset of puberty. बिल्कुल सही। Acne is a skin condition that occur when hair follicle become plugged with oil and dead cells. ठीक है जी, अब आपको समझ आ गई ये क्या चीज है। और जिस बच्चे को एक्नी हो उसने उसको ब्रेक नहीं करना। अगर वो अपने पिंपल को ब्रेक नहीं करेगा तो क्या होगा कि उसकी स्किन डैमेज नहीं होगी। जब स्किन डैमेज नहीं होगी तो उसके अंदर खड्डे नहीं पड़ते। ठीक है, अगर एक पिंपल हो गया जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, इट विल सेटल डाउन बाय इटसेल्फ। अच्छा जी, अब आपके पास आ गए हैं स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड आपने बायोलॉजी में पढ़े थे, दो तरह के थे। क्या आपको यकीन है इस बात का? यही पिक्चर मैंने उधर भी दिखाई थी आपको। क्या आपको ये यकीन है कि स्वेट ग्लैंड दो तरह के हैं? क्लास, क्या आपको ये यकीन है स्वेट ग्लैंड्स दो तरह की होती हैं? इसका ये कतन मतलब नहीं है कि आप को कोई वो उनकी जो है कि उनका कोई काम फर्क हो जाता है। ये थोड़ा सा इसको वेरी गुड, ये दो तरह के होंगे। एक का नाम होगा मीरोक्राइन और एक्राइन। अच्छा, स्वेट ग्लैंड्स को ना सिडोरिफिक ग्लैंड्स भी कहते हैं। कोई जो बहुत पुराना बूढ़ा सा एक्सटर्नल आ जाए ना तो उसको बड़ा मजा आता है सिडोरिफिक ग्लैंड का नाम लेने का। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि स्वेट ग्लैंड्स आर कॉल्ड द सिडोरिफिक ग्लैंड्स। अब आपके पास एक है मीरोक्राइन और एक है एपोक्राइन। ये हम बात कर चुके हैं कि मीरोक्राइन अकेले का नाम एक्राइन है। मीरोक्राइन इज कॉल्ड द एक्राइन। ठीक है, और स्वेट ग्लैंड को ओवरऑल कहते हैं सिडोरिफिक ग्लैंड्स। अब आपके पास ये जो ग्लैंड है जो छोटा है ये मीरोक्राइन या एक्राइन है और इसकी डक्ट जो है डायरेक्टली खुल रही है ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। ठीक है, ये देखो, ये भी एक और एक्राइन या मीरोक्राइन स्वेट ग्लैंड है। इसकी डक्ट डायरेक्टली खुल रही है ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। लेकिन जो ये बड़े साइज का ग्लैंड है ये एपोक्राइन है, ये अपनी डक्ट खोलेगा हेयर फॉलिकल के अंदर। ठीक है, ये बातें तो उसी हमने याद कर ली थी ना। अब आप थोड़ा सा और देखो कि जो मीरोक्राइन ग्लैंड है ये आपकी पूरी स्किन में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जो एपोक्राइन है उसकी लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। उसे हमने उसकी जगह भी देखी थी, एक्सिला था, आर्मपिट जो है, ग्रोइन था, है ना। अच्छा, ये बच्चा क्या कह रहा है? सेबेशियस ग्लैंड का लिंक होता है एक्नी फॉर्मेशन में। बेटा एक्नी होगी ही तब जब सेबेशियस ग्लैंड अपनी सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगा। वो सिक्रीशन बहुत ज्यादा होगी, वो इतनी ज्यादा होगी कि वो जो रास्ता जिस रास्ते से पाइलोसेबेशियस कैनाल से सिक्रीशन बाहर आती है वो सारा का सारा रास्ता क्लॉग हो जाएगा, सिक्रीशन से भर जाएगा और फिर हेयर फॉलिकल और सेबेशियस ग्लैंड इसमें इन्फेक्शन होगी तो उस वजह से फिर एक्नी आपको होती है। ठीक है, अच्छा, ओहो ये हम कहाँ चले गए हैं। अच्छा चलो जी, अब आपके पास आपने ना मेरा काम बच्चे गड़बड़ करवा दिया है, चैट दोबारा खोलनी पड़ेगी। ओह गलत हो गया। अच्छा जी, अब आपके पास क्या अब चैट नहीं हो सकती क्योंकि वो चैट का कोई बटन मेरे से दब गया है। अब आप फटाफट अपने लेक्चर पे फोकस करो वरना लेक्चर खराब हो जाएगा। मैं एक बार लास्ट टाइम ट्राई करती हूँ अगर मैंने खोल ली तो। नहीं हो रहा।
अच्छा जी, उसको बाद में देख लेंगे। अच्छा, आपके पास क्या है, स्वेट ग्लैंड है, इसमें मीरोक्राइन ग्लैंड है और इसके अंदर एपोक्राइन ग्लैंड है। मीरोक्राइन का देखो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके स्किन के ऊपर आज, और स्वेट ग्लैंड थिक स्किन में भी होंगे और थिन स्किन में भी होंगे, ये बात आपने जरूर याद रखनी है। स्वेट ग्लैंड्स दे आर प्रेजेंट बोथ ऑन द थिक स्किन एंड ऑन द थिन स्किन एज वेल। आपके थिक स्किन जो पाम और सोल की है उसमें भी पसीना आता है, जो आपकी हेयरी स्किन है उस पर भी आपको पूरी बॉडी पे पसीना आता है, मुंह पे भी पसीना आता है, सर में भी आता है। तो मीरोक्राइन की वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसकी जो पसीना जो स्वेट है उसके क्या है, उसके अंदर क्या होता है, दे सिक्रीट वाटर इलेक्ट्रोलाइट ओपन एट द स्किन सरफेस। लेकिन जो एपोक्राइन होती है उसकी सिक्रीशन विस्कस होती है, और ये विस्कस सिक्रीशंस जब ये रिलीज करता है तो उसके ऊपर बैक्टीरिया की कंटेमिनेशन होती है। बैक्टीरिया की कंटेमिनेशन होने की वजह से वो एक डिस्टिंक्ट ओडर देते हैं, स्मेल आती है उनके अंदर से। ठीक है, ये बात समझ में आई है। आपका एपोक्राइन ग्लैंड अपनी सिक्रीशन रिलीज करेगा, वो सिक्रीशन वाटरी नहीं होंगी, वो विस्कस होंगी, थिक होंगी, लिपिड रिच होंगी। ठीक है, उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, जब बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो फिर ओडर आएगा जो कि डिस्टिंक्ट ओडर प्रोड्यूस होता है। अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। स्वेट ग्लैंड्स, अगर आपसे कोई जनरल पूछे तो स्वेट ग्लैंड्स क्या है, दे आर सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड। व्हाई स्वेट ग्लैंड्स आर कॉल्ड द सिंपल, बिकॉज देयर डक्ट इज नॉट ब्रांचिंग। व्हाई दे आर कॉल्ड द कॉइल्ड ट्यूबुलर, बिकॉज देयर secretory पोर्शन इज ट्यूब लाइक एंड इट इज कॉइल्ड। अच्छा जी, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि बेशुमार दफा आपसे पूछा जाता है। What is the lining epithelium of the secretory portion of the sweat gland? The lining epithelium of the secretory portion of the sweat gland is simple cuboidal. और आपने हमेशा याद रखना है, the duct of the sweat gland is lined by stratified cuboidal epithelium. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है दोनों। मैं अब आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि व्हाट इज द लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ स्क्रीटरी पोर्शन। आपका जवाब आना चाहिए सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यानी कि जो ट्यूब लाइक पोर्शन है इट इज लाइंड बाय द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लेकिन जो इसकी डक्ट है जो कि नॉन ब्रांचिंग है, इट इज लाइंड बाय द स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, अब आपने एक और चीज देखनी है, मायो एपिथेलियल सेल्स। मायो एपिथेलियल सेल्स इसके स्क्रीटरी पोर्शन को सराउंड करते हैं। ये जो ट्यूब लाइक स्क्रीटरी पोर्शन है इसको कौन से सेल सराउंड कर रही है, मायो एपिथेलियल सेल। मायो से आपको पता लग रहा होगा कि ऐसा एपिथेलियल सेल जिसके अंदर मसल वाली प्रॉपर्टीज हैं, यानी ऐसा सेल जिसके अंदर एक्टिन भी है और मायोसिन भी है। जब ये सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा it will help the secretory portion of the sweat gland to release its secretion into the duct. ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। So sweat glands are the simple coiled tubular glands. The epithelium of the secretory portion, epithelium of the duct, and where myoepithelial cells are present. Myoepithelial cells are surrounding the secretory portion of the sweat gland. What is the function? Myoepithelial cells contract and they help the gland to release its secretion into the duct. आगे चलते हैं, ये है जी डिफरेंसेस, ये आप फौरन के फौरन लिख लें। जो सारी बातें आपको समझाई थी वो अब हमने आपको यहाँ पर लिख के बता दी हैं, इनके डिफरेंसेस लिखने के लिए आते हैं, आप इसको फटाफट नोट करें, जल्दी से क्लास आप इसको नोट करें। जब आप नोट करेंगे तो प्लीज आपने बताना है कि जी हम नोट कर चुके हैं। क्लास आप लिख कर बताएं कि आप नोट कर चुके हैं। ठीक है, 4 बच्चों का रिस्पॉन्स आ गया है, बाकी बच्चे भी नोट कर चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। ठीक है, गुड क्लास, आगे चलते हैं। आगे मैं देख लूं कोई और स्लाइड नहीं है तो फिर हम वापस आते हैं और फिर चैटिंग पे हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर जरूर कर लेंगे। जी ये इसका नेक्स्ट पोर्शन है, ये नोट कीजिए।
Please class note these differences, they are very important. जी क्लास, जब आप ये नोट कर लें तो प्लीज आप रिस्पॉन्ड करें कि आप इसको लिख चुके हैं। ये डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत ज़ौक़ और शौक से सुने जाते हैं। मैं इस स्लाइड के लिए थोड़ा सा टाइम और दूंगी क्योंकि कुछ बच्चे स्लो लिखते हैं, सो दे कैन राइट देम प्रॉपरली। So let me check whether do we have another slide or not. नहीं, खत्म हो गया है। अब आप इसको जरा दोबारा से देख लें, अगर कुछ बच्चे रह गए हैं तो प्लीज आप इसको नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। वी हैव फ्यू मिनट्स। जी स्वेट क्यों है? पार्ट्स ऑफ हेयर। अच्छा, सायरा को पार्ट्स ऑफ हेयर देखने हैं, है सायरा? अच्छा ठीक है बेटा, पार्ट्स ऑफ हेयर दिखा देती हैं आपको। कोई और स्लाइड्स जो आप बच्चे देखना चाह रहे हो? बेटा क्या आप इस स्लाइड की बात कर रही हैं सायरा? सायरा नेल्स वाली स्लाइड भी, अच्छा जी नेल्स वाली स्लाइड भी दिखा देते हैं। नो द रिटर्न वन, अच्छा ठीक है। अच्छा पहले ये हेयर की देख लो बच्चों। ये देखो, ये हेयर के बारे में जो लिखा हुआ है, एक स्लाइड ये है। इसको मैं पूरे 1 मिनट के लिए रखूंगी, उसके बाद मैं हेयर की लिखी हुई अगली स्लाइड पे जाऊंगी और फिर उसके बाद आपको नेल दिखा दूंगी। जब आप बच्चे इसको देख लें, जो उससे आपने नोट करना है कर लें, उसके बाद आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म करना है कि हम जो है इसको लिख चुके हैं। आपने इस स्लाइड से बेटा जो मटेरियल लेना था, जब आप ले चुको तो आप इन्फॉर्म करने के आप चैटिंग के थ्रू, क्योंकि हम एक दूसरे को देख तो सकते नहीं। पता नहीं हम एक दूसरे को देखेंगे तो पहचानेंगे कैसे, है ना? इतना अरसा हो गया एक दूसरे को देखे हुए। अच्छा जी, अब आपको मैं इसकी ना दूसरी स्लाइड दिखाती हूँ ताकि जो बच्चों के पॉइंट रह गए वो उसको भी नोट कर लें। ये देखो बेटा, ये इसका हेयर शेफ्ट है। हेयर चाहे आपके पास शेफ्ट की शक्ल में या रूट की शक्ल में है, उसके ये तीनों ही पोर्शन होंगे। अंदर मेडुला होता है, बाहर उसके कॉर्टेक्स होता है और आउटरमोस्ट कवरिंग क्यूटिकल की होती है। जब आप इसको नोट करो तो प्लीज आपने चैट पे लिख के मेंशन करना है, उससे भी मैं अगली स्लाइड पे जाने में मुझे आसानी होती है। ठीक है बच्चों, आर यू डन? अच्छा जी, इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो ये थी कि हेयर फॉलिकल क्या होता है। हेयर फॉलिकल हेयर की रूट को सराउंड करता है। हेयर और हेयर की रूट की एक ही कॉम्पोजिशन है कि अंदर इसके मेडुला होगा, बाहर कॉर्टेक्स होगा, उसके बाद क्यूटिकल होगा। चाहे वो हेयर का शेफ्ट है या रूट है, कॉम्पोजिशन सेम होगी।
बच्चों जैसे ही आप नोट करो फिर इतला दो, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड जो आप चाह रहे हो वो दिखा देते हैं। जी बच्चों डन। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा जी, आपके पास ये है हेयर फॉलिकल के कोड्स। आपके पास जो इसकी दो रूट शीट्स थी ना, एक एपिथेलियल रूट शीट थी, दूसरी कनेक्टिव टिश्यू रूट शीट थी, उनके नाम हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू रूट शीट है उसकी कभी भी लेयर्स के नाम कोई नहीं पूछते, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किए। लेकिन जो एपिथेलियल रूट शीट थी ना, इसके अंदर हेक्सलेस और हेनलेस डाल के ना उन्होंने इसको थोड़ा सा आपके लिए ट्विस्टिंग कर दिया है, इसलिए बस ये नाम बताए थे। जब आप लिख लोगे तो आपने बताना है कि यू आर डन विद दिस। नेक्स्ट दिखाएं। अच्छा जी, अच्छा नेक्स्ट आप हेयर नेल की देखना चाह रहे थे, पहले ये देख लो। इसके अंदर आपको बताया गया नेल खुद क्या है, नेल बेड क्या है और नेल मैट्रिक्स क्या है। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बातें आपको आनी चाहिए। जो आपसे जर्मिनेशन जहां से हो रही थी ना, वो तो आपको बताना होता है ना कि नेल की ग्रोथ कहाँ से है, तो आपने कहना है नेल मैट्रिक्स से है। साथ ही वो आपसे पूछेंगे कि नेल मैट्रिक्स क्या है, तो आपने कहना है प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द नेल बेड। ठीक है, और नेल बेड किधर है, नेल के नीचे है। जैसे आपका अपना बेड होता है, इस तरह नेल का भी बेड होता है ना। आपके 20 नेल्स हैं तो 20 बेड्स हैं आपके पास, है ना, अपने बेड के अलावा। क्या सही है? अच्छा जी, चलो क्लास, थैंक यू वेरी मच। डिड यू लाइक द लेक्चर? क्या आपको समझ आई है लेक्चर? चलो गुड क्लास, थैंक यू वेरी मच। ओके, खुदा हाफिज।